नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। देखिए, ये जो आप आर्ट चित्र देख रहे हैं, ये पिनाज कावसेर जो असम से हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट ही हैं। उन्होंने ये आर्ट चित्र जो है हमें भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके जो माइंड है, सोच है, विचार है, इनके जो कला है, इनको हम नमन करते हैं दोस्तों। इस तरह से उन्नति हम दिनों दिन प्रतिदिन करते रहें, निरंतर प्रयास के साथ, मेहनत के साथ, और हम सफलता अर्जित करें। यही शुभकामनाएं देता हूँ पिनाज कावसेर को। आपको ये भी बता दूं कि ये बच्ची जो है थोड़ा सा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं, मानसिक बहुत फिट है, शारीरिक रूप से कुछ न कुछ कमज़ोर है। और मैं ऐसे बच्ची को, ऐसे स्टूडेंट को नमन करता हूँ और लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये बच्ची भी बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट है, शांत रहती है और ज़्यादा मैसेज नहीं भेजती है, लेकिन हमारे चैनल को वो इंतज़ार करती है। ध्यान दीजिएगा, ये असम के होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। मैं इनसे टेलीफोनिक बातचीत कर चुका हूँ। दोस्तों, आइए हम जानते हैं आज के टुडेज करेंट अफेयर्स के बारे में। साथियों, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टुडेज करंट अफेयर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज का करंट अफेयर्स और भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए, हमने कल एक प्रश्न पूछा था, एन श्रीनिवास राव कौन थे? एन श्रीनिवास राव कौन थे? इसका सही आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। यानी कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये बताना है कि किसी प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पहले अध्यक्ष एन श्रीनिवास राव जी थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है जो उत्तर दिए हैं, उनमें से एक बच्ची जो है रुचि सिंह ने जो है सही आंसर दिए हैं और 99% लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है, लेकिन रुचि सिंह ने सही आंसर दिए। इसके लिए मैं रुचि सिंह को शुभकामनाएं देता हूँ, शुभ आशीष देता हूँ। हृदय से मैं उनको जो है स्वागत, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। ऐसे ही दिन रात प्रगति करते रहें रुचि। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जो है 12:30 बजे ये वीडियो अपलोड किया था, लेकिन आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं होने के कारण हम दोबारा यहाँ पर आपको जो है ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, काव्य संग्रह पक्की ओत्ती मिलीते के लिए कवि डॉक्टर के सिवा रेड्डी को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान 2018, व्यास सम्मान 2018, तुलसी सम्मान 2018 या कालिदास सम्मान 2018? आपको सही आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज़ें हैं। डॉक्टर के सिवा रेड्डी तेलुगु कवि हैं और इनके काव्य संग्रह पक्की ओत्ती गिलीते के लिए जो है सरस्वती सम्मान 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, तीन बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो काव्य संग्रह पक्की ओत्ती गिलीते किनकी रचना है? डॉक्टर के सिवा रेड्डी। साथ ही साथ ये डॉक्टर के सिवा रेड्डी ये तेलुगु के कवि हैं, तेलुगु भाषा के कवि हैं और इन्हें सरस्वती सम्मान 2018 प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमने जो ऑप्शन व्यास सम्मान, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान दिया हुआ है, इनको भी आप जो है ज़रूर नोटबुक में लिख लीजिए। ये चारों प्रकार के सम्मान ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है और ये पक्की ओत्ती मिलीते जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर के सिवाय रेड्डी को जो है सरस्वती सम्मान 2018 प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा,
ये बिरला हैं, बिरला के द्वारा जो है ये सम्मान दिया जाता है। तो आपको जो है सही आंसर याद कर लीजिए। दोस्तों वॉइस हम चेक नहीं कर पाए थे, जिसके कारण से आपको जो है इसके बारे में इससे वंचित होना पड़ा, लेकिन हम वंचित होने नहीं देंगे। इसलिए जो है आप लोग जो है इसको ज़रूर नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वाटर अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय जल अभियान या ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस? ध्यान दीजिएगा, ये लंदन में इस अवार्ड को दिया गया है। किनके द्वारा? ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा लंदन में। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को जो है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड से घोषित किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे विश्व के लोग जो है ये उनको ये जानकारी हो गया है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो नदियों की सफाई में, नदियों के संरक्षण में जो कार्य किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को जो है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सही आंसर जो है बी है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। और किनके द्वारा दिया गया है? ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एजेंसी है। उस एजेंसी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्गा टोकरीयुक को दोबारा क्या मिला हुआ है? ओल्गा टोकरीयुक को दोबारा क्या मिला हुआ है? यानी कि दोबारा मिला हुआ है मंडी, यानी कि नेक्स्ट टाइम भी मिला हुआ है। पहले भी मिला था, अभी भी मिला हुआ है। तो क्या मिला हुआ है? बुकर सम्मान, सात्य स्वरूप भटनागर सम्मान या विश्व शांति पुरस्कार सम्मान या मेघा पुरस्कार? तो आपको जो है सही आंसर देना है। ये ओल्गा टोकरीयुक को जो है बुकर सम्मान 2018 प्राप्त हुआ है, हाँ, या 19 प्राप्त हुआ है, 19 में अभी प्राप्त हुआ है। और इसके पहले का जो बुकर सम्मान भी जो है ओल्गा टोकरीयुक को ही प्राप्त हुआ था, यानी कि उन्हें सम्मानित किया गया था बुकर सम्मान से। ध्यान दीजिएगा, बुकर सम्मान विश्व स्तरीय सम्मान है जो बहुत ही मायने रखता है। और ये ओल्गा टोकरीयुक के अलावा और भी लोगों को प्राप्त हुआ है। 5 महिलाओं को दिया गया है, ये भी एक महिला है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए, ये बुकर सम्मान दिया गया है। अन्य 5 महिलाओं को भी जो है बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ओल्गा टोकरीयुक को जो है बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 1.25 अरब या 1.36 अरब या 1.46 अरब या 1.28 अरब? ध्यान दीजिएगा, भारत में 2011 में जनगणना हुई थी। तो जनगणना के हिसाब से हमारी जो जनगणना थी उसके हिसाब से तो आपको तो एक आकलन आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में 1.25 अरब भारत की जनसंख्या थी। जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसकी जो जनसंख्या कोष डिपार्टमेंट है, उनकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है अभी हाल ही में, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या हो गई है 1.36 अरब जनसंख्या हो गई है। और ये वृद्धि जो है विश्व लेवल में चाइना से भी ज़्यादा है। तो चाइना में तो स्थिरता है, लेकिन भारत में जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो विश्व लेवल में आश्चर्यचकित कर देता है। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर 1.36 अरब है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.36 अरब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, चेन्नई या आंध्र प्रदेश? सही आंसर आपको चुनना है। हम आपको बता रहे हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस थे, उन्हें जो है कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाया है, किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया है? तो आपको ये याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों। संयुक्त आंध्र प्रदेश के बाद जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग राज्य बने तो 2 अलग अलग हाईकोर्ट भी बना। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हुए हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के
सीनियर जस्टिस थे, उनको बनाया गया है यहाँ पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। इसको भी याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के जो अभी वर्तमान आंध्र प्रदेश के वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन है, तो आपसे सही आंसर आपको चुनना है विक्रम नाथ, जो इलाहाबाद के सीनियर जस्टिस हैं। उनको जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टर एस कौन है? यूरोपीय कलाकार, फ्रांसीसी कलाकार, ऑस्ट्रेलियाई कलाकार या स्वीडन कलाकार? ध्यान दीजिएगा, ये विक्टर एस एक कलाकार है जो महात्मा गांधी जी के जो 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भारत मिशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पर भारत के कार्यालय है, वहाँ पर जो है गांधी जी के चित्र बनाया है। गांधी जी के चित्र बनाया है और उसमें लिखा हुआ है 150 वर्ष। और ये विक्टर एस इस चित्र को बनाया है और बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया है, विश्व स्तरीय चित्र है। तो ये विक्टर एस जो है फ्रांसीसी कलाकार है। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसीसी कलाकार है और ये फ्रांसीसी कलाकार गांधी जी को इस तरह से चित्रांकित किया हुआ है ताकि जो है उसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्र होगा। तो इसलिए आपको जो है याद होना चाहिए, विक्टर एस जो है फ्रांसीसी कलाकार है। फ्रांसीसी कलाकार है जो गांधी जी के चित्र बनाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है M87 क्या है? M87 क्या है? अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष टेलीस्कोप, ब्लैक होल आकाशगंगा या क्षुद्र ग्रह? तो आपको हम बता दें, अंतरिक्ष यान नहीं है। अंतरिक्ष टेलीस्कोप के माध्यम से पूरे अंतरिक्ष को जो है उसका चित्र लिया जाता है। ब्लैक होल आकाशगंगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल आकाशगंगा का नाम जो है M87 है दोस्तों। और अभी टेलीस्कोप से M87 यानी कि ब्लैक होल आकाशगंगा से चित्र आना प्रारंभ हो गया है। पहला चित्र जो है अभी प्राप्त हुआ है और M87 से प्राप्त हुआ है। उसी को ब्लैक होल आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, M87 क्या है पूछने से ब्लैक होल आकाशगंगा है। और क्यों ये चर्चित है? इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ से चित्र प्राप्त हो गया है, यानी कि चित्र आना प्रारंभ हो गया है। और उस चित्र के माध्यम से अब हम समझ सकेंगे पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को, पूरे ब्रह्मांड को अब पढ़ने में, समझने में, विचार करने में, अध्ययन करने में, शोध करने में सहूलियत महसूस होगा। तो इसलिए जो है बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि M87 यानी कि ब्लैक होल आकाशगंगा से हमें अब चित्र मिलना प्रारंभ हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में मातृत्व अस्पताल बनाया है? भारत ने किस देश में मातृत्व अस्पताल बनाया है? म्यांमार, मॉरिशस, नेपाल या इंडोनेशिया? याद रखिएगा, भारत केवल राष्ट्रीय नीति पर ही काम नहीं करती है, विदेशी नीति पर भी काम करती है। कई देशों को जो है अनुदान भी दिया जाता है, सहयोग किया जाता है, सैनिक सहयोग किया जाता है। जब युद्ध होता है तो उनको जो है हर दृष्टिकोण से सहयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भारत ने भी जो है मातृत्व अस्पताल बनाया है किसी देश में, वो देश है नेपाल। नेपाल में भारत ने मातृत्व अस्पताल बनाया है। शायद मुझे लगता है 125 बेड का ये अस्पताल है, ताकि वहाँ के नेपाल के जो निवासी हैं उनको ये सुविधाएं मिल सके और वो अस्पताल के माध्यम से अपने राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को जो है प्राप्त कर सके। पूरे खर्च जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये बिल्डिंग बनाने का, सेटअप बनाने का, उस पर अनुदान देने का कार्य जो है भारत सरकार करेगी दोस्तों। ये हमारी प्रयास है कि इस तरह के प्रश्न, जो प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल ओलंपिक कब होगा? 2019, 2020, 2021, 2022? क्या सही आंसर है आपको बताना है दोस्तों। 2019 है, 2020 है, 2021 है, 2022 है। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल ओलंपिक में महिला जो हमारा भारतीय टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। जो कल मैच हुआ था वो उसमें जो है हम जीत हासिल नहीं कर पाए, यानी कि ड्रा हो गया। यदि इस मैच को जीत गए रहते
तो यहाँ पर फुटबॉल ओलंपिक के लिए महिला टीम जो है, भारतीय महिला टीम क्वालिफाई हो जाता और फिर जो नेक्स्ट 2020 में होने वाली है फुटबॉल ओलंपिक में, उसमें शिरकत लेती। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि हमारे भारतीय टीम जीत नहीं सकी। इसीलिए हम आपसे ये प्रश्न पूछा है, फुटबॉल ओलंपिक कब, जो ओलंपिक मैच जो होगा, टूर्नामेंट होगा, वो 2020 में आयोजित होगा। इसका सही आंसर 2020 है। इसी तरह से अध्ययन कीजिए। हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, मुझे देखना था, पहले वीडियो को देख लेना था। एक बार और भी हो चुका है। आइए हम आज का क्विज लेते हैं। 92 संविधान संशोधन में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? शायद आपको ये प्रश्न मिल गया होगा और आपने उत्तर दे भी दिया होगा। लेकिन दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर दोबारा इस वीडियो में दीजिए। इस वीडियो को मान्य होगा, उस वीडियो का मान्य नहीं होगा। 92 संविधान संशोधन में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? एक तो संख्या बताना है, साथ ही साथ जो है उसका नाम भी बताना है, उस भाषा का नाम भी बताना है, और आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देना है उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको चुनना है। दोस्तों, ये थी हमारी जो 12:30 बजे की जो वीडियो थी, जिसमें वॉइस नहीं आने के कारण उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और फिर दोबारा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव ही। हम आपको 1 घंटा समय देंगे और उस 1 घंटे में आप खुद उपस्थित हो जाइए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर दोबारा से सुनिए और फिर आपको जो है मज़ा आ जाएगा। और हम आपके तकलीफ़ को समझते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण से बच्चों को तकलीफ़ हुआ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कैसे होता है, ये कह पाना मुश्किल है। एक तो समय का अभाव, रेगुलर प्रोफेसर होने के नाते समय अभाव है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसे जगह पर गाड़ी में बैठा हूँ, गर्मी में, एसी नहीं चल रहा है, क्योंकि एसी का आवाज़ आ जाएगा रिकॉर्डिंग करते समय। तो इसलिए जो है देखिए, पूरे जो पसीना पसीना हो गया हूँ, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम को समझकर जो है मैं एक जगह पर खड़ा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ और आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक ऑडियो बना रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।